नमस्कारः प्रियंसः मित्राणि विनम्राः प्रणतयः। प्यारे मित्रों, आप सभी का दिल की गहराइयों से एक बार फिर से स्वागत है आज की इस कक्षा में। आप सभी लोग जानते हैं विगत कक्षा के माध्यम से हमने राज प्रणिधि नामक प्रकरण पढ़ा था। ठीक है, राज प्रणिधि में हमने बहुत सारे विषयों की चर्चा की थी और आप सभी को पता होगा राज प्रणिधि में कुछ अंतिम जो श्लोक थे वो अवशेष थे, तो उनकी भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आज का जो चैप्टर है ये उपांतिम है। कहने का मतलब ये है कि आज का ये चैप्टर इसके बाद अंतिम चैप्टर है, अंतिम प्रकरण है। तो आज का ये प्रकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है, पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद जो अंतिम है आत्मरक्षितगम, इसके बाद ये जो कौटिल्य अर्थशास्त्र की जो ये श्रृंखला चल रही थी यह यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो निशांत प्रणिधि सबसे पहले मैं आपको जो टाइटल है, तो टाइटल से आप लोगों को क्या मीनिंग पता चलती है उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए निशांत प्रणिधि नामक जो ये प्रकरण है इसमें किस बात की चर्चा है। तो देखिएगा, निशांत शब्द का यहाँ पर जो अर्थ लिया गया है, जो राजा के जितने भी भवन होते हैं, भवन निर्माण कैसे करना है, राजा की रात में राजा को कहाँ सोना है, निशा अर्थात रात में राजा कहाँ सोए, कहाँ रहे, और अपनी जो सुरक्षा है उसको कैसे अच्छे ढंग से कंट्रोल करे, अच्छे ढंग से मैनेज करे, वो सारी बातें उनके लिए कैसे भवन निर्माण करे, कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई आक्रमण ना हो जाए, इसके लिए अच्छे ढंग से भवन का निर्माण करे, ये सारी बातें आज के इस प्रकरण में हैं। और विगत प्रकरण आपने पढ़ा था राज प्रणिधि का जो प्रकरण था उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें थे। राज प्रणिधि में बताया गया था बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें थी। ठीक है, राज प्रणिधि, इसीलिए आपको वह प्रकरण जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें आपने देखा था त्रिपौरुषी आदि छाया के बारे में बताया गया था। तो सबसे पहले हम उसी प्रकरण के कुछ श्लोक हैं उनको बताते हैं, देन हम निशांत प्रणिधि पर चर्चा करेंगे। तो चलिए टेक्स्ट में चलते हैं। तर्हि प्रियंसः मित्राणि सुहृदः। तो देखिए यहाँ पर राज प्रणिधि नामक जो प्रकरण है इसमें बहुत सारी बातें थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि अगर राजा अगर आलसी होगा, राजा अगर प्रमादी होगा तो उसकी प्रजा भी प्रमादी होगी, अगर राजा उत्साही होगा तो प्रजा भी जो है अच्छे ढंग से उसके समस्त क्रियाकलाप चलते रहेंगे। तो ये सारी बातें थी। और यहाँ पर राजा का टाइम टेबल कैसे उसे सेट करना है, मैनेज करना है, वो सारी बातें भी आपने इस प्रकरण में पढ़ी थी। और उसके विषय में आपने त्रिपौरुषी, पौरुषी, चतुरंगला जो छाया होती है ये भी एक साइंस है, आप सभी देखते होंगे। जब दिन का जो पहला भाग होता है उस टाइम जो व्यक्ति की जो छाया होती है, परछाई जो होती है, तो तिगुनी हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद फिर दुगुनी हो जाती है, यानी पुरुष के बराबर हो जाती है। और दिन में जब दिन का टाइम होता है तो उस टाइम जो छाया होती है, सूरज की रोशनी से जो छाया पड़ती है व्यक्ति के शरीर पर, और वो छाया बिल्कुल छोटी सी हो जाती है। ये सारी बातें आपने विगत कक्षा में पढ़ी थी। और उसमें अंत में कुछ श्लोक अवशेष थे, उन्हीं की हम चर्चा करते हुए अगले प्रकरण में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जो श्लोक वहाँ पर अवशेष थे तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला श्लोक है, आपको पता होगा कल की कक्षा में हमने ये सारी बातें की थी, तो श्लोक से हम आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले का विषय आप कल की कक्षा में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं यहाँ पर कौटिल्य अर्थशास्त्रकर्ता चाणक्य कहते हैं कि सर्वम आत्यैकम कार्यम शृणुयान्नाति पातयेत् कृच्छ साध्यम अतिक्रांतम असाध्यम वा विजायते। अर्थात सर्वम का मतलब है जितने भी आत्ययिकम आवश्यक कार्य होते हैं, आकस्मिक यदि कोई कार्य आ जाए राजा के पास में, तो राजा को क्या करना है, उन सभी जितने भी वहाँ पर विद्वान होंगे उन सभी का मत सुनना है और अच्छे ढंग से अपने कार्य को करना है। और नाति पातयित अर्थात कभी भी उसमें ज़्यादा समय नहीं बिताना है, ज़्यादा समय नहीं लगाना है। क्योंकि अगर किसी काम का जो टाइम है, प्रेजेंट टाइम है, जो उसका करेक्ट टाइम है जब आपको वो करना चाहिए, अगर आप उस टाइम नहीं करते हैं तो बाद में उस कार्य में बहुत सारे विघ्न आ जाते हैं। इसीलिए आपको जो कार्य जब करना चाहिए उसी टाइम कर देना चाहिए, बाद में बहुत सारे कृच्छ साध्यम अतिक्रांतम, यानी अगर आप अकॉर्डिंग टू टाइम कार्य को नहीं करेंगे तो बाद में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। सो यही है सबसे मेन रीज़न कि आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कृच्छ साध्यम का मतलब है कि वो कष्ट से होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। जैसे कि अभी आप यूजीसी नेट या जो भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर अभी आप कर लेते हैं, आपकी जो एज होगी उसकी अकॉर्डिंगली अगर कर लेते हैं तो सही है, लेकिन बाद में बहुत सारे कष्ट आने लग जाएंगे। इसीलिए अभी आपको ये सारी तैयारी करनी है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए कहते हैं कृच्छ साध्यम अतिक्रांतम असाध्यम वा विजायते। नहीं तो वो कार्य क्या हो जाता है, बहुत कठिनाई से होता है और अतिक्रांत हो जाता है, टाइम निकल जाता है और असाध्य हो जाता है, फिर कंप्लीट नहीं हो पाता। ये सारी दिक्कतें उसमें आने लग जाती हैं। ठीक है, और आगे कहा कि अग्न्यागार गतः कार्यम पश्येद वैद्य तपस्विनाम पुरोहित आचार्य सकः प्रत्युत्थायाभिवाद्य च। और इस प्रकार जो राजा है
ये राज प्रणीति के कुछ श्लोक थे विगत कक्षा में जिनकी हमने चर्चा नहीं की थी। तो उसके बाद कहते हैं अग्न्यगार गतः कार्यम। इस प्रकार राजा क्या करेगा, जो अग्न्यगार होते हैं, अग्न्यगार अर्थात जो यज्ञशालाएं होती हैं, अग्नि के जो घर होते हैं यज्ञशाला, राजा वहाँ पर जा कर के क्या करेगा, कार्यम पश्येद यानी कार्य देखेगा। किसका कार्य देखेगा, तो वैद्य तपस्वी नाम, यानी जो वैद्य लोग होते हैं, चिकित्सक लोग होते हैं या विद्वान लोग होते हैं, जो तपस्वी लोग होते हैं, वो यज्ञशाला में होते हैं और वहाँ पर यज्ञ आदि कर रहे होते हैं या वहाँ व्यवस्था बनाते हैं। तो उनको देखना है, उनके कार्यों को देखना है। किसके साथ मिल करके देखना है, तो कहते हैं पुरोहित आचार्य सखा, यानी पुरोहित और आचार्य के साथ मिल करके ये कार्य करना है, देखना है, अकेला नहीं देखना है, ठीक है। और प्रत्युत्थायाभिवादेचा, पहले उनका सम्मान करना है, प्रत्युत्थाय अर्थात उठ करके पहले उनका अभिवादन करना है। जब आप उन अभिवादन कर लेगा राजा, उसके बाद मिल करके पुरोहित और आचार्य के साथ में क्या करना है, इन सभी के कार्यों को देखना है। वैद्य और तपस्वियों को कार्य को देखेगा कौन, राजा देखेगा, ठीक है। तो ये कौटिल्य अर्थशास्त्र है, विशेष रूप से ये राजनीति शास्त्र है, ठीक है। तो विशेष यहाँ पर जो केंद्रीकरण किया गया है राजा का ही है। ये आपके लिए पार्टिकुलर आप पर रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, बट इनकेस कुछ इसमें रूल्स ऐसे हैं जो आप अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं। अब जो अगला श्लोक है, तपस्विताम तो कार्याणि त्रैविद्ये सह कार्येत माया योग विदाम चेवा न स्वयं कोप कारणात्। और जो तपस्वी लोग होंगे उनके जितने भी काम होते हैं, जो भी तपस्वी लोग तप कर रहे हैं राजा के जो राज दरबार में हैं, उनके सभी के कार्यों को राजा क्या करेगा, त्रैविद्ये सह कारयेत। जो त्रैविद्य लोग होंगे यानी कि जो विविध विद्याओं में पारंगत होते हैं, विद्वान लोग जो होते हैं, उनके साथ में मिलकर के तपस्वियों के कार्यों को देखेगा कौन, राजा, ठीक है। अकेला नहीं देखना है राजा को, किसी के भी कार्य को जब परीक्षण करेगा, निरीक्षण करेगा तो अकेला न करे। माया योग विदाम चेवा न स्वयं कोप कारणत। और जो माया योगविद लोग होंगे यानी जो राजा के दरबार में तांत्रिक लोग होंगे, माया योगविद लोग होंगे, विविध विद्याओं में, माया आदि विद्याओं में, योग शास्त्र में जो प्रवीण होंगे, ऐसे जो अपने अपने कार्य करते रहते हैं। यानी टोटली जो इसका कंक्लूजन है वो ये है कि राजा इन विभिन्न कार्यकर्ताओं को अच्छे ढंग से देखता रहे, उनके कार्यों को देखता रहे, बट अलग अलग लोगों के साथ में मिल करके देखे। अकेला देखेगा तो न स्वयं कोप कारणात्, अकेला देखने से होगा क्या, कोप हो जाएगा। यानी हो सकता है कोई तांत्रिक राजा पर अचानक क्रोध करने लग जाए, जैसे दुर्वासा ऋषि थे, ठीक है। उसी तरीके से यदि कोई ऐसी स्थिति आ जाएगी तो राजा का नाश हो जाएगा। तो इसीलिए राजा को मिल करके विद्वानों के साथ में इन सभी का परीक्षण करते रहना है, ठीक है। और इसके बाद जो अगला श्लोक है, राज्ञो ही व्रतम उत्थानम यज्ञ कार्यानुशासनम दक्षिणावृत्ति साम्यम च दीक्षितस्याभिषेचनम। जो राजा का जो काम है, ठीक है, राजा का जो व्रत है, राज्ञो ही व्रतम अर्थात राजा का जो नैमित्तिक क्रम कार्य है, ठीक है, वह क्या है, उत्थानम, यानी उसको निरंतर परिश्रम करना है, निरंतर कार्य करते रहना है और निरंतर अपने राज्य प्रजा की प्रगति की ओर बढ़ना है। और यज्ञ उसे करना है, कार्यानुशासन यानी कार्यों को किस प्रकार से करना है, ये सारी बातें प्रजा को समझानी है। ये राजा का क्या है, नैमित्तिक व्रत है और ये आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। दिस कैन बी क्वेश्चन देयर, ओके। सो आपको ध्यान रखना है, दक्षिणावृत्ति साम्यम च दीक्षितस्याभिषेचनम। और दक्षिणा के बारे में भी राजा को ध्यान रखना है, यानी विभिन्न जो कार्यकर्ता हैं, जो कर्मचारी हैं, विभिन्न मंत्री हैं, उन सभी की दक्षिणा जो उनको सैलरी मिलती है, ठीक है। वृत्ति साम्यम यानी दक्षिणावृत्ति के बारे में ध्यान रखना है, उनकी आजीविका के बारे में, सभी को समान रूप से वेतन, जिसका जिस प्रकार से वेतन देना है। और यदि राजा के दरबार में कोई दीक्षित व्यक्ति आ जाए, दीक्षितस्याभिषेचनम, दीक्षित अर्थात कोई प्रबुद्ध व्यक्ति आ जाए, विद्वान आ जाए, तो उसका खूब अभिषेक करके, संस्कार करके, उसको सम्मान दे करके, इस प्रकार से राजा को ये सारी क्रियाएं, ये सभी जितने भी बातें बताई हैं, इन सभी को फॉलो करना है। और अंत में यहाँ पर देख 2-3 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपने जरूर सुने होंगे, यत्र तत्र सर्वत्र ये श्लोक आपको प्रायः मिल जाएंगे। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितं नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तो प्रियं हितं। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, जो राजा का जो सुख होता है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, ठीक है। यानी प्रजा अगर खुश है तो राजा भी खुश है, प्रजा का सुख है तो राजा भी सुख है, खुशी है उसको, अगर प्रजा खुश है, ठीक है। तो प्रजा के सुख में ही सुखम राज्ञः, राजा का सुख है, और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। प्रजा नाम च हिते हितम, प्रजा के ही हित में राजा का हित है, ठीक है। और नात्म प्रियम हितम राज्ञः, यानी नात्म प्रियम, जो राजा को अपने आप जो प्रिय लगता है, ठीक है, नात्म प्रियम हितम राज्ञः, जो अपने आप राजा को जो प्रिय लगता है, वो प्रजा नाम तो प्रियम हितम, ठीक है, वो प्रजा का हित नहीं है, ठीक है।
कहने का मतलब है अगर राजा किसी चीज़ को अपने आप पसंद करता है तो वो प्रजा का प्रिय नहीं है, प्रजा के लिए हितकर नहीं है। अर्थात जो प्रजा के लिए सुख, प्रजा का यहाँ पर विशेष रूप से महत्व दिया गया है प्रजा को, कि अगर प्रजा खुश है तो राजा भी खुश है। यहाँ पर राजा को महत्व नहीं दिया गया है, ठीक है। यानी कि राजा तभी खुश है, तभी सुखी है अगर प्रजा सुखी है, ठीक है। तो नात्म प्रियम हितम राज्ञः, अगर राजा अपने आप ही खुश है तो इससे प्रजा की खुशी में कोई प्रजा खुश नहीं है, ठीक है ना। प्रजा तभी खुश होगी अगर प्रजा खुश है, तभी राजा खुश है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, प्राय सर्वत्र देखने को मिलता है। तस्मात्, इसीलिए नित्य उत्थितो राजा, राजा को चाहिए कि वह नित्य प्रतिदिन उठ करके उत्थितः, अभ्युदय की ओर बढ़ते हुए, विकास की ओर बढ़ते हुए, अपने राज्य का विकास करते हुए, राजा कुर्याद अर्थानुशासनम, राजा क्या करेगा, अर्थ का अनुशासन करेगा, अर्थशास्त्र का अनुशासन करेगा। यानी अर्थ के बारे में या जितने भी अनुशासन हैं, जितने भी कार्य हैं, धन संबंधित कार्य, उन सभी का क्या करेगा, निरीक्षण, परीक्षण, विवेचन, विश्लेषण आदि करेगा। और अर्थस्य मूलम उत्थानम, क्योंकि अर्थ का जो मूल है, अर्थ का मतलब यहाँ पर उन्नति है, तो उन्नति का जो मूल है, उसका उन्नति का मूल है उत्थानम। ये भी परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है, अर्थस्य मूलम उत्थानम, ठीक है। तो अर्थ का मूल क्या है, उत्थानम, यानी परिश्रम। यदि सफलता, यहाँ पर जो है अर्थ का आप पर्याय ले सकते हैं, सफलता तो पारिभाषिक है। तो अर्थस्य मूलम उत्थानम, अनर्थस्य विपर्यय, और जो अनर्थ होता है यानी जो हानि होती है, हानि का जो कारण होता है विपर्यय, अर्थात परिश्रम न करने से ही सफलता नहीं मिलती। इसीलिए अर्थस्य मूलम उत्थानम, यदि अर्थ का जो मूल्य है, धन संपत्ति आदि जो भी सफलता मिलती है, उसका मूल है परिश्रम, और अगर उसमें सफलता नहीं मिल रही तो इसका मतलब है कि उसमें परिश्रम नहीं हो रहा है, अनर्थस्य विपर्यय। तो इस प्रकार से, और अंत में एक श्लोक है, अनुत्थाने ध्रुवो नासः, यानी अगर राजा अनुत्थान करेगा, यानी उत्थान नहीं करेगा, अभ्युदय नहीं करेगा, प्रगति नहीं करेगा, विकास नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा, तो ध्रुवो नासः, यानी निश्चित ही राजा का नाश, बिल्कुल निश्चय है कि राजा का नाश होने वाला है। और केवल नाश ही नहीं होगा, बल्कि प्राप्तस्यानागतस्य च, इत्युक्ते प्राप्तम यद्वस्तु तदपि नश्यति इति भावः, ठीक है। अनुत्थाने ध्रुवो नाशः, अगर राजा परिश्रम नहीं कर रहा है, अभ्युदय नहीं कर रहा है, प्रगति नहीं कर रहा है, तो उसका जो प्राप्त वस्तु जो उसकी है वह भी नष्ट हो जाती है, और जो अभी तक उसे अप्राप्त है वह भी नष्ट हो जाती है। यानी प्राप्त और अनागत, जो अभी तक आई ही नहीं है वह भी अब नहीं मिलने वाली है, और जो मिल गई है उसका भी नाश हो जाएगा अगर राजा अनुत्थान नहीं कर रहा है। और प्राप्यते फलम उत्थानम लभते चार्थ संपदम, और इसके विपरीत यदि राजा उत्थान करता है तो प्राप्यते फलम, अगर राजा उत्थान यानी अभ्युदय करता है, प्रगति करता है, परिश्रम करता है, कार्य करता है, अच्छे ढंग से सभी उपरोक्त बातों का ध्यान रखता है, तो फलम यानी उसको फल मिलता है, रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। लभते चार्थ संपदम, और अर्थ संपदा को वह प्राप्त करता है। अर्थ संपदा यानी उसको विभिन्न प्रकार की जो संपत्ति है, संपत्ति के नाना प्रकार, उसको नवनिधि और अष्ट सिद्धि आदि के जितने भी प्रकार होते हैं, तो नाना प्रकार के उसके पास संपत्ति आती है। यही इस विगत प्रकरण में कुछ श्लोक थे, तो यहाँ पर इनको हमने कंप्लीट किया। अब हम डायरेक्ट मूव करते हैं अगले प्रकरण में। मुझे लगता है काफ़ी समय हो गया है इस प्रकरण के इन श्लोकों पर। तो देखिए, ये विनयाधिकारी में प्रथम अधिकरण में राजप्रणिधि नामक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था, प्रकरण था, ठीक है। इसके बाद अंतिम जो उपांतिम प्रकरण है उसका नाम है निशांत प्रणिधि, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें मैंने आपको सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकरण में क्या बातें बताई गई हैं, ठीक है। निशांत का मतलब होता है राजा के जितने भी भवन होते हैं जहाँ पर वो अपने आप को सुरक्षित कर सके, उनके बारे में इस प्रकरण में आपको मिलेगा, ठीक है। निशा यानी रात को कैसे वो रहे, उसके लिए क्या भवन हो, उसकी क्या सुरक्षा हो, उसका कमरा कैसा हो, ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं कौटिल्य, ध्यान रखिए ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, कौटिल्य की बातें हैं। कौटिल्य अपने आप में एक धुरंधर प्रवीण निष्णात राजनीति शास्त्रज्ञ थे, तो उन्हीं की ये बातें हैं। कहते हैं वास्तुक प्रशस्ते देशे, अर्थात ऐसा कोई देश जिसको कि वास्तु शास्त्रों, जो वास्तु को जानने वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे कि आजकल इंजीनियर जो लोग होते हैं, ठीक है, जो वास्तुकला में प्रवीण होते हैं, अगर वास्तुकला के व्यक्ति ने, वास्तुकला के इंजीनियर आदि, उन्होंने अगर किसी देश को प्रशस्त किया है, उन्होंने बताया है कि ये देश बहुत अच्छा है, ठीक है, तो ऐसे देश में राजा क्या करेगा, क्योंकि इस प्रकरण में उसकी रक्षा के लिए कैसे भवन निर्माण करना है वही बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे देश में राजा को क्या करना है, सप्राकार परिखा द्वारम अनेक कक्ष्या परिगत अंतःपुरम कारयित, राजा को अपना एक अंतःपुर का निर्माण करना है। अंतःपुर का मतलब होता है जहाँ पर राजा की जो महारानियाँ होती हैं, राजकुमारियाँ होती हैं, वो निवास करेंगी कहाँ पर, अंतःपुर में। तो ऐसे अंतःपुर का निर्माण राजा कैसे करेगा, तो उसके लिए बताया कि वास्तुक प्रशस्ते देशे सप्राकार परिखा द्वार, अर्थात जो वास्तुशास्त्रकर्ताओं के द्वारा
उपदिष्ट जो स्थान होगा, आदिष्ट जो स्थान होगा, अभिप्रेत जो स्थान होगा, तद स्थान में जाकर के राजा को चाहिए कि वहाँ पर सब प्राकार अर्थात वहाँ पर इस प्रकार से वो अंतःपुर बनाएगा कि उसके किनारे किनारे सब प्राकार होगा। सब प्राकार का मतलब होता है एक दीवार सी टाइप की होगी चारों ओर से, ताकि वहाँ अंदर कोई भी घुस ना पाए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर क्या होती हैं, रानियाँ होती हैं, राजकुमारियाँ होती हैं अंतःपुर में, अंतःपुर होता है, ठीक है। तो वहाँ पर सब प्राकार बनाना है राजा को बाहर से, और परिखा भी बनाना है। परिखा का मतलब होता है कि खाई बनानी है चारों ओर से, ताकि कोई भी शत्रु अगर आए तो उसे खाई पार करनी पड़े। खाई पार करने में उसे बहुत समय लग जाएगा, तो ऐसे में आक्रमण नहीं हो पाएगा। और उस पर एक बहुत बड़ा द्वार भी बनाए, ठीक है। द्वार भी बहुत गुप्त तरीके से बनाए, द्वारम, और अनेक कक्षा परिगतम, और उसमें बहुत सारे कक्षा बनाए। कक्षा का मतलब है कमरे बनाए, ठीक है। बहुत सारे कमरे उसके अंदर बनाए। इस प्रकार से अंतःपुरम कारयेत इत्युक्ते निर्माण करे, निर्माणम कुर्यादिति अर्थः इति भावार्थः, ठीक है। तो इस प्रकार से वो निर्माण करेगा किसका, अंतःपुर का। मैंने आपको बताया निशांत प्रणिधि में राजा के जो गुप्त स्थान होते हैं उनका कैसे निर्माण करना है, वही बातें इसमें बताएंगे। वो उसकी महारानी उससे लेकर भी हो सकता है, वो उसके अपने पर्सनल जो उसके कमरे होंगे जहाँ पर उसका तिजोरी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसको कैसे मैनेज करनी, कैसे बनानी है, तो ये सारी बातें बताते हैं। अब इसके बाद कहते हैं राजा जहाँ पर सोता है, जहाँ पर रहेगा, उसको कैसे बनाएंगे, तो कहते हैं कोश गृह विधानेन वा मध्ये वासगृहम। जिस प्रकार से कोष गृह बनाया जाता है, कोष गृह का मतलब है जहाँ पर धन रहता है, तिजोरी आप इसे समझ सकते हैं। तो जिस प्रकार से तिजोरी को बनाया जाता है, तिजोरी एक ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ पर कोई भी न जा पाए, तो ऐसे ही इसी तरीके से राजा को अपने निवास का जो कमरा होगा वो भी ऐसे ही बनाना है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि तिजोरी को संभाल करके बनाया जाता है, बिल्कुल ध्यान से बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से राजा क्या करेगा, अपना वास गृह भी उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, जिस प्रकार से तिजोरी का ध्यान रखा जाता है उसी प्रकार से राजा अपना वास गृह बनाएगा। तो कोश गृह विधानेन वा मध्ये वास गृह, यानी बीचों बीच में बनाएगा, ठीक है, ताकि वहाँ पर कोई भी आक्रमण नहीं कर पाएगा, बीच में आने के लिए उसे बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। और गूढ़ भित्ति संचारम मोहन गृहम, अथवा राजा क्या करेगा, गूढ़ भित्ति संचारम, यानी ऐसी कुछ दीवार होती हैं कि उनके अंदर से ही रास्ता होगा, दीवार के भी अंदर से रास्ता, इस प्रकार से दीवार के अंदर से रास्ता होगा उस राजा के वास गृह को जाने के लिए, ठीक है। या फिर मोहन गृहम, मोहन गृहम का मतलब होता है भूल भुलैया, ठीक है। इस प्रकार का कुछ रास्ता होगा, इस प्रकार के कमरे होंगे कि वहाँ कोई व्यक्ति अगर जाता है तो एक कमरे में वो जाएगा, जैसे वो दूसरे कमरे में जाएगा उसे पता नहीं चलेगा कि ये वही कमरा है या फिर दूसरा कमरा है, यानी वो मोहन गृह होता है, वहाँ पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कमरा कौन सा है, ये दूसरा कमरा कौन सा है, आप भूल जाएंगे और आप भटक जाएंगे कि मैं कहाँ से आया और कहाँ मुझे जाना है, ठीक है। तो राजा को अपना जो घर होगा, उसका अपना जो कमरा होगा, उसको इस तरीके से बनाने की कोई वहां पर नहीं आ पाए, तो उसके इर्द गिर्द जितने भी कमरे होंगे उनको भूल भुलैया की तरह बना सकता है, और उसके मध्य में अपना वास गृह बनाना है, ठीक है, तन्मध्य वास गृहम। इसके अतिरिक्त आगे कहा भूमि गृहम, यानी एक अंडरग्राउंड भी राजा को बनाना है, अंडरग्राउंड यानी भूमि के नीचे भी कमरा बनाना है। और उसको कैसे बनाना है, तो भूमि गृहम वा सन्न काष्ठ चैत्य देवता पिधान द्वारम अनेक सुरंगा संचारम प्रासाद व गूढ़ भित्ति सोपानम। तो राजा को अपना जो अंडरग्राउंड भी बनाएगा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें राजा की रहेंगी, ठीक है, और वहाँ पर भी राजा जाएगा। तो उसको कैसे बनाना, तो कहा कि आसन्न काष्ठ चैत्या। अब राजा को जब वो भूमि गृह अंडरग्राउंड बनाएगा तो वहाँ जाने के लिए जो रास्ता होगा, तो जाने का जो दरवाजा होगा, तो राजा को दरवाजा कैसे बनाना, तो कहा आसन्न काष्ठम, एक बहुत बड़ी लकड़ी लेनी है, ठीक है, बहुत बड़ी लकड़ी लेनी है और लकड़ी पर मूर्ति बनानी है, ठीक है, बहुत बड़ी मूर्ति बना दी किसी देवता की। और मूर्ति जब बन जाएगी, देवता पिधानम यानी देवता की जब मूर्ति बन जाएगी तो उसी को क्या करना है, द्वार बना देना है, उस मूर्ति को द्वार बना देना है, मूर्ति के अंदर से रास्ता बनाना है। अब लोग तो समझेंगे कि तो मूर्ति है, तो लोग कोई उसको ध्यान में नहीं रखेंगे, जो आक्रमण करने के लिए आएगा वो मूर्ति को तो पूजा करेगा, कोई भी अंदर नहीं जाएगा, अंडरग्राउंड में कोई भी नहीं घुस सकता है। तो इस प्रकार से वो उसका द्वार होगा, तो पिधान द्वारम अनेक सुरंग संचारम। और जो अंडरग्राउंड जो राजा का जो कमरा होगा, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ से बहुत रास्ते होंगे, ठीक है, अनेक सुरंग होंगी, अंदर ही अंदर से कोई सुरंग कहीं निकलेगी, कोई सुरंग कहीं निकलेगी, ठीक है। तो अनेक सुरंग संचारम प्रासादम व गूढ़ भित्ति सोपानम, अथवा कोई वहाँ महल होगा, ठीक है, और गूढ़ भित्ति सोपानम, या फिर दीवारों के
अंदर से ही सीढ़ियाँ होंगी। अब ये बहुत बड़ी टेक्निक है, इसी को अब मैकेनिकल जो इंजीनियर होते हैं वो सारे इन बातों को जानते हैं। इसीलिए कहा कि वास्तुक प्रशस्ते, यानी जब कोई इंजीनियर जो वास्तु को जानने वाला होता है वो जिस भूमि को आदिष्ट करे उस पर राजा को ये सारे कार्य करने हैं, ठीक है। और गूढ़ भित्ति सोपानम, इस तरीके से राजा उसका द्वार ऐसे बनाए कि गूढ़ भित्ति सोपान हो, वहाँ जाने के लिए भी दीवार के अंदर से सीढ़ियाँ हों, यानी दीवार इतनी चौड़ी हो कि अंदर ही अंदर से सीढ़ियाँ हों, तो कोई दीवार के अंदर तो सोचेगा भी नहीं कि यहाँ सीढ़ियाँ होंगी। और उसके बाद आगे कहा कि सुशिर स्तंभ प्रवेशासारम वा, अर्थात वहाँ जाने के लिए या फिर ऐसा कोई द्वार बना दे कि एक सुशिर स्तंभ का मतलब होता है कोई ऐसा एक खंबा बना देना, बहुत बड़ा खंबा, ठीक है, बहुत बड़ा एक खंबा बनाना और खंबे के अंदर से जाने का रास्ता, तो ऐसे में क्या होगा, किसी को भी अनुमान नहीं लगेगा कि ये खंबा इसके अंदर से अंदर जाने का रास्ता है, अंडरग्राउंड में जाने का रास्ता है, किसी को भी इसका ख्याल नहीं आएगा, ठीक है। तो आक्रमणकर्ता वहाँ पर नहीं जा पाएगा। तो सुशिर स्तंभ प्रवेशापसारम, प्रवेश करने के लिए सुशिर स्तंभ, एक बहुत बड़ा स्तंभ बनाना ताकि वो अंदर जा सके। इस प्रकार से राजा को अंडरग्राउंड बनाते समय उसका मुख्य द्वार जब ऊपर से नीचे जाएगा तो ध्यान रखना है। वासगृहम यंत्रबद्ध तलावपातम, अथवा जो राजा अपना वासगृह बनाता है तो इस प्रकार से राजा क्या कर सकता है, अपने वासगृह को मंत्रबद्ध तलावपातम कारयेत, यानी मशीन के द्वारा भी बना सकता है, यानी टेक्नोलॉजी से भी बना सकता है। आज की तकनीकी जो है, तकनीकी विज्ञान है जो, उसके आधार पर भी बना सकता है। जैसे कि लिफ्ट लगा सकता है या कोई ऐसी चीज़ें उस पर कर सकता है कि उस कमरे को ऊपर उठाओ, नीचे उठा, कहीं छिपा दो, ठीक है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकता है। तो यंत्रबद्ध के द्वारा भी तलावपातम, यानी तल को नीचे ऊपर कर सकता है, जाने के लिए वहाँ द्वार को छिपा सकता है, जैसे लिफ्ट लगा सकता है और वहीं से नीचे गए अंदर ऊपर आए, तो इस तरीके से कार्यत। और ये क्यों करना है, तो बोले आपत प्रतिकारार्थम, कोई आपत्ति ना आ जाए राजा पर, इसीलिए राजा को इस तरीके से व्यवस्था करनी है। आपत्ति का प्रतिकार करने के लिए, आपत्ति को दूर करने के लिए राजा को इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, अवधान रखना चाहिए। और कहा आपत्ति व कार्यत, अथवा आगता, अगर आ जाए कोई आपत्ति, सपोज जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपत्ति आ गई राजा पर, तो तब भी राजा को ये सारी व्यवस्थाएं करनी है कि आगे से न हो ऐसा, और अगर नहीं आई है तो आगे के लिए ऐसा न हो, भविष्य में ऐसा न हो, तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना है। अतोन्यथा व विकल्पेता, और ऐसा जरूरी नहीं है कि यही करना है, हो सकता है कि अब देखिए राजा इन्हीं सभी बातों को करेगा तो यही बातें राजा का जो शत्रु होगा उसको भी पता है कि कैसे कैसे बनाना है, तो राजा का शत्रु भी जानता है कि उसको कैसे गृह निर्माण करना है, अपना वासगृह कैसे बनाना है, तो उसको तो सारी बातें पहले से पता है, तो वो तो फिर उसी तरीके से अटैक करेगा। तो इसीलिए राजा क्या कर सकता है, अतोन्यथा विकल्पयेता, राजा कुछ अलग भी सोच सकता है, अलग तरीके से भी कर सकता है, ताकि उसको शत्रु को कोई भी पता न चले, किसी भी प्रकार की उसकी शत्रु को कोई भी आभास कि कोई अनुमिति न लगे, कोई भी अनुमिति न हो उस शत्रु राजा को। तो इसके भय से, यानी शत्रु के भय से राजा क्या कर सकता है, अलग कोई अपनी टेक्निक भी बना सकता है, अलग तरीके से भी अपने भवन का निर्माण कर सकता है, ठीक है। और देन अगले अगर आप देखेंगे, आगे मूव करते हैं तो आगे देखिए, आगे कहते हैं, देखिए इस चैप्टर में मैंने आपको बताया सारी बातें राजा के भवन निर्माण से संबंधित हैं। कहाँ पर उसकी सुंदर सुंदर जो रानियाँ होती हैं, राजकुमारियाँ जो होती हैं, बिल्कुल, तो उन सभी को कैसे सुरक्षित रखना है, उनके लिए जो निवास है, क्योंकि अगर एक बार वहाँ पर अटैक हो गया, आक्रमण हो गया, तो समझ लीजिए राजा का जो साम्राज्य है, समस्त साम्राज्य ध्वंस हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए राजा को उन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना है। अब आगे कहते हैं, मानुषेण अग्निना, मनुष्य रूपी अग्नि से, मानुषेण अग्नि का मतलब है जब मनुष्य की जो हड्डियां होती है, हड्डियों को जला करके, देखिए ये विज्ञान है, साइंस है, ये जो बातें कौटिल्य बता रहे हैं ये भले आप प्रैक्टिकली मत कीजिएगा, यहाँ पर बताया है कि मानुषेण अग्निना त्रिअपसव्यम, यानी जो मनुष्य की जो हड्डी होती है उसको जब आप किसी पत्थर पर या बांस के डंडे पर घिसते हैं तो उससे एक अग्नि निकलती है, आग निकलती है, ठीक है। और आग जो निकलती है, यदि किसी व्यक्ति ने, तो यहाँ पर राजा को कह रहे हैं कि राजा क्या करेगा, उस मानुषेण अग्निना त्रिअपसव्यम, 3 बार अपसव्य यानी बाईं ओर से घूम करके, अपसव्य आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपसव्य यानी बाईं ओर से घूम करके, परीक्षा में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, A to Z आपको ध्यान रखना है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो त्रिअपसव्यम यानी 3 बार बाईं ओर से घूमना है, किस, उस मानुषेण अग्नि में, ठीक है। अब उसको घुमाना है, ठीक है, उसके द्वारा घुमाना है,
और परिगतम अंतःपुरम, यानी अंतःपुर जो राजा का होगा उसकी रक्षा के लिए जहां पर रानियां होंगी उसके बाहर से क्या करना है, एक बार इस अग्नि को क्या करना है, 3 बार बाईं ओर से घुमाना है, अंतःपुरम। ठीक है, इससे होगा क्या, ये साइंस है और ये अथर्ववेद जो है उसमें भी ये मंत्र आता है। तो आप भले इस चीज़ को फॉलो ना करें क्योंकि ये प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। मनुष्य की हड्डी के द्वारा अग्नि जला करके जो अंतःपुर या कोई भी ऐसा स्थान हो जिसको आप सीक्रेट रखना चाहते हैं, जिस पर कोई अटैक ना हो, तो बाहर से क्या करना है, इस प्रकार से परिक्रमा करनी है उस अग्नि के द्वारा। ठीक है, और इससे होगा क्या कि उस कमरे में कभी भी कोई आग नहीं लग सकती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, ये साइंस ही है। तो अगर अग्नि से कोई बचना चाहता है, सपोज आपका कोई कमरा है और आप चाहते हैं कि उसमें कभी किसी भी प्रकार की आग का भय ना हो, कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार की वहाँ पर आग न लगे, तो ये कौटिल्य अर्थशास्त्रकर्ता प्रवीण मर्मज्ञ शास्त्रज्ञ विद्वान चाणक्य कहते हैं कि जो राजा का जो अंतःपुर है जहाँ पर रानियां निवास करते, तो हो सकता है कोई वहाँ पर अटैक कर दे, कोई वहाँ पर आग लगा दे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में राजा को क्या करना है कि हड्डियों के द्वारा जो आग जलती है उससे 3 बार घुमा करके बाईं ओर से, ठीक है, बाहर से उस पूरे कमरे में, ठीक है, उस कमरे के बाहर से घुमा करके जब राजा घुमा लेगा तो उससे कभी भी भविष्य में उस कमरे में कोई आग जला भी दे, कुछ भी कर दे, किसी को मारने का प्रयास करे, नहीं जलेगा। ठीक है, ये इन्होंने कहा। तो अन्यो अग्नि ही, यानी दूसरी अग्नि वहाँ पर न दहती ही, यानी दूसरी अग्नि का वहाँ पर प्रकोप नहीं होता है, दूसरी अग्नि वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नच अत्र अन्यो अग्निर्ज्वलति, यहाँ पर कोई दूसरी अग्नि जल ही नहीं सकती है। ठीक है, अगर इस प्रकार का उपाय कर दिया जाए तो समझ लीजिए उस कमरे में कोई अग्नि जलाए भी दूसरी अग्नि तो नहीं जलेगी, बिना उनकी इच्छा की जलेगी ही नहीं। ठीक है, और ये क्यों करना है, क्योंकि सेफ्टी रखने के लिए। और अगर बाय द वे राजा के इस दरबार में कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि अचानक बिजली गिर जाए या बिजली गिरने की संभावना हो, बिजली गिरने से राजा अपने आप को कैसे बचाए, अपने साम्राज्य को कैसे बचाएगा, तो उसके लिए बताया कि वैद्युतेन भस्मना मृत संयुक्तेन कनकवारेणा अवलिप्तम च। अब अगर बिजली गिरने का डर हो, बिजली गिर जाए राजा के उसमें जो राजा का दरबार है, तो उससे राजा को कैसे अपने आप को सुरक्षित करना है, अपने अंतःपुर यानी वहाँ पर जो प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर जो रानियाँ राजा की होती हैं, राजकुमारियाँ जो होती हैं, उन सभी की रक्षा के लिए राजा को क्या करना है, कभी ऐसा ना हो कि उस पूरे अंतःपुर में बिजली गिर जाए, अचानक आपत्ति आ जाए, तो उसके लिए राजा को चाहिए कि मृत संयुक्तेन, यानी मिट्टी के साथ में कनकवारी, कनकवारी का मतलब होता है धतूरा, कनक कहते हैं धतूरा को, आप सभी को पता होगा कनक का मतलब सोना भी होता है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, तो कनक का मतलब धतूरा भी होता है, कनक का मतलब सोना भी होता है, बहुत सारे अर्थ होते हैं कनक के। तो कनक यहाँ पर धतूरा है, तो धतूरे के साथ में क्या करना, मिट्टी मिलानी है, धतूरे के पानी के साथ में, धतूरे को पीस करके उसका जो पानी होगा, उसका जल होगा, उसके साथ में मिट्टी मिलानी है और उससे उसका लेपन कर देना है। किसका, उस अंतःपुर में बाहर से क्या कर देना, लेपन कर देना है या उस मिट्टी में मिला देना है। इससे होगा क्या, कभी भी उस कमरे पर बिजली अगर गिर भी जाए ऊपर से तो कोई भी उस पर आक्रमण नहीं होगा। ये कौटिल्य अर्थशास्त्रकर्ता चाणक्य बताते हैं। तो ये इनकी बातें हैं, आप इन चीज़ों को विज्ञान है या फिर इसके पीछे क्या राज है, कोई इसको प्रयोग करके इनमें जो करने योग्य है उनको करके देख सकता है कि धतूरे के पानी के साथ में मिट्टी को मिला करके अगर लगा दिया जाए तो उसमें किसी प्रकार का इस प्रकार से बिजली का भय नहीं रहता है, ऐसा कौटिल्य कहते हैं। तो अंतःपुर में इस प्रकार सुरक्षा हो जाएगी। ठीक है, आगे कहते हैं जीवंती श्वेता मुस्कक पुष्प वंदा का भिरक्षी वे। अब यहाँ पर कहते हैं, अब देखिए आग से भय ना हो इसके लिए उपाय बताया, बिजली गिरने का डर ना हो, बिजली गिरने का कोई भय ना हो इसके लिए भी उपाय बताया। अब ऐसा ना हो जाए कि राजा के अंतःपुर में या राजा के किसी वास गृह में कोई सांप आ जाए, सांप काट दे, या फिर कोई विषैला कोई पदार्थ आ जाए, विषैला कोई जीव आ जाए जो कि राजा के दरबार में हाहाकार मचवा दे, कुछ भी दिक्कत करवा सकता है। तो उसका क्या उपाय करना है उसके लिए बताते हैं कि राजा को चाहिए कि जीवंती एक प्रकार का विशेष बेल होता है। ठीक है, श्वेत का मतलब होता है जो श्वेत होता है, शंख पुष्पी भी से कहते हैं, शंख पुष्पी श्वेता। ठीक है, और उस्क, ठीक है, उस्क भी एक काफी प्रसिद्ध है, उस्क को काली पांडरी भी कहते हैं। काली पांडरी एक विशेष प्रकार का पौधा है। आप सभी से मेरी गुजारिश है, आप सभी लोग जो टेलीग्राम है वहाँ पर मुझे बता दीजिएगा, इनकी फोटोज मुझे भेजिएगा। ठीक है, शंखपुष्पी गिलोय
जो ये जीवंती है, इसको गिलोय भी कहते हैं कुछ लोग जीवंती को, क्योंकि जीवन देने वाली जो होती है उसे जीवंती गिलोय के रूप में भी जाना जाता है। श्वेता जो शंख पुष्पी होती है, बिल्कुल सफ़ेद रंग का फूल होता है, और उसको एक विशेष प्रकार का काला पिंडरी या काली पिंडरी पांडरी नाम की एक बेल टाइप की होती है, एक छोटा सा पौधा होता है। और ककपुष्प का मतलब होता है करौंदा। करौंदा तो आप सभी ने जरूर सुना होगा, करौंदा एक छोटा सा पौधा होता है। तो ये जो पौधे होते हैं, अगर ये पौधे वंदा हैं, वंदा का मतलब है कि आपने अक्सर कभी देखा होगा कि किसी एक पेड़ पर ही कभी दूसरा पेड़ उत्पन्न हो जाता है। कोई बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उन पर छोटा सा एक पेड़ उत्पन्न हो जाता है। जैसे आपने किसी पेड़ पर देखा होगा, कहीं पर पीपल का पेड़ उसी पर जम जाता है, ठीक है, उसी के ऊपर जम जाता है, उसी के ऊपर उत्पन्न हो जाता है। तो अगर ये जीवंती या फिर शंखपुष्पी या फिर ये काली पांडरी या फिर ये जो करौंदा है, यदि ये किसी दूसरे पेड़ पर उग रखे हैं, दूसरे पेड़ पर ये जम रखे हैं, तो राजा को क्या करना है, इनको उखाड़ करके, इनके पत्ते निकाल करके, या फिर अभिक्षवे अभिरक्षीवे, अभिरक्षीवे भी एक विशेष प्रकार का पेड़ होता है। और मुझे लगता है आप सभी ने ये जो अभिरक्षीव पेड़ होता है, इसको आप यदि हिंदी में मैं आपको बताऊं इसका मतलब, तो साजन का पेड़ या सहजन का पेड़, सहीजन का पेड़ आपने जरूर सुना होगा। बहुत लंबा पेड़ होता है सहजन का पेड़, और उसमें लंबे लंबे एक विशेष प्रकार के ऐसे लंबे लंबे उस पर कुछ लगते भी हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं सहजन का पेड़, ये आप गूगल पर इजीली आप सर्च करेंगे तो आपको सहजन का पेड़ मिल जाएगा, ठीक है, लंबा पेड़ होता है। अगर सहजन के पेड़ पर कोई पीपल जम गया है, अब पीपल का पेड़ आपने कई बार देखा होगा, पीपल किसी दूसरे पेड़ पर भी अक्सर उत्पन्न हो जाता है। पीपल की एक खासियत होती है, विशेषता है कि वो दीवार पे जम जाता है, उत्पन्न हो जाता है, किसी पेड़ के ऊपर ही अपना स्थान बना लेता है, वहीं पर अधिग्रहण कर लेता है। तो यदि ऐसे पेड़ पर पीपल जम रखा है, तो वहां से राजा को क्या करना हो, पीपल का पत्ता उठा करके लाना है, पीपल तोड़ करके लाना है, ठीक है। पीपल के पत्तों से क्या बनानी है, एक माला टाइप की बनानी है। तो बोले ऐसे रक्षीव जो पेड़ है उस पर अगे जातस्य अश्वत्थस्य, यानी उस पर यदि पीपल का पेड़ जमा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, तो उसका प्रतानीन यानी उसके पत्ते उखाड़ करके पत्तों से एक माला विशेष कुछ बना करके ऐसा अपने उस अंतःपुर में, या जहां भी राजा को डर है कि यहाँ पर कुछ ना हो जाए, यहाँ पर कोई सांप ना आ जाए, सांप के भय के लिए और विष के भय के लिए राजा क्या करेगा, उसकी माला बना करके, या फिर इन जीवंती आदि ये जो श्वेत पुष्प आदि बताए, इनकी माला बना करके, या इनका कुछ प्रतान ऐसा माला विशेष बना करके राजा उसको अपने अंतःपुर में लगा देगा, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, कहते हैं कि इससे ना तो कोई भी वहां पर सांप आता है, नहीं वहां पर किसी भी प्रकार का बिच्छू विषैला जो जीव होता है या विषैला पदार्थ वहां पर कभी भी प्रयोग में नहीं आ सकता है, यानी वो उसका प्रयोग निष्फल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताया इन्होंने कि वह गुप्तम सर्पा विषाणानि व न प्रसहन्ते, यानी इनका कोई भी वहां पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और आगे कहा कि मार्जार मयूर नकुल पृषतोत्सर्ग सर्पान भक्ष्यति। और होता क्या है कि आपने बिल्ली देखी होगी, अब राजा ऐसा भी कर सकता है कि अपने अंतःपुर में या अपने वासगृह में बिल्ली रख सकता है, मोर रख सकता है, नेवला रख सकता है, या पृषत, ये विशेष प्रकार का एक जानवर होता है, वृक आदि जानवर होता है, ठीक है। तो इनको भी रख सकता है। इनको रखने से क्या होता है, बिल्ली जो होती है वो सांप को खा जाती है, मोर भी क्या करता है, सांप को खा जाता है, और नकुल क्या करता है, सांप को खा जाता है, पृषत भी सांप को खा जाता है। तो यदि राजा अपने राजमहल में इनको रखता है तो इनको रखने से भी सांप का भय नहीं होगा। तो इस प्रकार से वो सांप का क्या कर लेंगे, सर्पान भक्ष्यति, ठीक है। और आगे कहते हैं कि सुकः सारिका भृंग राजोवा सर्प विष शंकायाम क्रोशति। और सबसे बढ़िया जो अलार्म, जो आपको अलार्म चाहिए, अलार्म किसके लिए, कि कभी सांप अगर आपके राजमहल में आ जाए, आपके कमरे में अगर घुस जाए, तो आप अपने कमरे में एक तोता को रख दीजिए, या फिर सुक को रख दीजिए, सारिका को रख दीजिए, या फिर भृंगराज को रख दीजिए। सुक का मतलब तोता, सारिका का मतलब मैना, तोता मैना की कहानी आप सुने होंगे। तो तोता को रख देगा अगर राजा अपने दरबार में, तो तोता क्या होता है, अगर सांप आया तो तोता की एक खासियत है कि सांप आते ही वो आवाज करने लग जाता है, बहुत अजीब प्रकार की आवाज करता है, ये तोता की विशेषता है। सारिका भी ऐसी होती है कि यदि सांप वहां पर आया, कोई विषैला जीव आया, विषैला पदार्थ वहां पर आया, तो सांप को देखते ही सारिका भी चिल्लाने लगती है, ठीक है। और भृंगराज यानी जो भंवर होता है, भृंगराज यानी भंवरा, भंवरा भी क्या करता है, सांप को देख करके बहुत ज्यादा आवाजें करने लगता है। तो अगर राजा अपने दरबार में इस प्रकार इन जीवों को रखेगा,
इस प्रकार की जो रणनीति है, इस प्रकार की जो बातें बताई हैं राजा के राज्य को चलाने के लिए, इनका अगर फॉलो करता है राजा तो उसके दरबार में भृंगराज व सर्प विष शंकायाम क्रोशति, ये क्या करते हैं, क्रोश करते हैं, ये आवाज़ करते हैं जिससे कि पता लग जाएगा राजा को कि सांप आ गया है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। और आगे कहते हैं कि क्रौंचो विषाभ्यासे माद्यते, और क्रौंच नामक एक पक्षी होता है, अगर कभी विष आ गया राजा के किसी कमरे में, रानी के कमरे में या राजकुमारी के कमरे में विष उत्पन्न हो गया, कोई सांप आ गया, तो अगर वहाँ पर क्रौंच पक्षी है तो वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा विह्वल हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि राजा को क्रौंच पक्षी रखना होगा ताकि पता लग जाए, इनसे क्या पता लग जाएगा कि यहाँ पर सांप आ गया है। या राजा फिर क्या कर सकता है, क्रौंचो विषाभ्यासे माद्यति ही ग्लायति जीवन जीवकः, एक जीवन जीवक नामक पक्षी होता है, जीवन जीवक नामक पक्षी होता है, ये चकोर की तरह ही पक्षी होता है कोई। ये भी क्या करता है, अगर कोई विषैला पदार्थ आ गया है, विषैला जीव अगर किसी कमरे में आ गया है और वहाँ पर जीवन जीवक नामक यदि वहाँ पर कोई पक्षी है तो वो ग्लायति यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखित हो करके कुछ संकेत करने लगता है। ठीक है, और म्रियते मत्त कोकिलः, और अगर राजा के दरबार में कोयल है तो कोयल तो विषैला कोई जीव को देख करके कोयल सीधा मर जाती है, तो राजा को इन पक्षियों को भी अपने दरबार में रखना है। ठीक है, मत्त कोकिलः म्रियते। ठीक है, और चकोरस्या भी चकोरस्याक्षिणी विरज्यते, और जो चकवा जो पक्षी होता है, चकोर जो होता है, यदि राजा के दरबार में सांप आ गया है, कोई विषैला जीव आ गया है, बिच्छू आ गया है, तो ऐसी स्थिति में यदि राजा के दरबार में इन सभी पक्षियों में से कोई एक अन्यतम पक्षी भी है तो वह राजा को संकेत दे देता है कि आपको खतरा है, आपको यहाँ पर कोई सांप आ सकता है या आ गया है। ठीक है, तो चकोरस्याक्षिणी विरज्यते, जो चकवा होता है उसके आंखें, दोनों आंखें क्या हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं। कब, जब कोई सांप आदि राजा के दरबार में या आसपास आ जाए और वहाँ पर अगर चकोर है तो चकोर संकेत दे देता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। तो ये बताते हैं कि इत्येवम अग्नि विष सर्पेभ्यः प्रतिकुर्वीत, इस प्रकार से राजा को अग्नि विष और सर्प से प्रतिकार करना है, उनसे अपने राजा को, राज्य को बचाना है, अपनी रानियों के घर को बचाना, रानियों के जो प्यारे प्यारे जो कमरे हैं जहाँ पर वो रहती हैं उनको बचाना है, उनकी रक्षा करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप भी अपनी लाइफ में देख सकते हैं और अनुभव के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। कौटिल्य अपने आप में धुरंधर प्रवीण शास्त्रज्ञ मर्मज्ञ विद्वान थे, इन्होंने मौर्य साम्राज्य में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। और नंदराज गताच भू, यानी जो नंद वंश ने पूरा साम्राज्य अधिग्रहित कर लिया था उसको वापस लाने में बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसके बाद आगे कहते हैं पृष्ठतः, अब देखिए, अब ये तो बातें हो गई कि राजा को अग्नि से कैसे बचाना है। अग्नि से बचाने के लिए बहुत सारी बातें बताई। ठीक है, कि हड्डी के द्वारा अब जो मानवीय जो हड्डी होती है उससे उसको घुमा करके, ठीक है, ये बताया। ठीक है, विष के बारे में बताया कि विष से रक्षा करने के लिए वहाँ पर बिल्ली रख सकते हैं, या बहुत प्रकार की ये जो बेल होती हैं, अश्वत्थ जो पीपल का पत्ता होता है, उनसे माला बना करके भी रक्षा कर सकते हैं। परीक्षा में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। सो प्रश्न जो है उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण कहीं से भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। अब आगे कहते हैं पृष्ठतः कक्षा विभागे स्त्री निवेशो। अब राजा को अपने राज दरबार का जो पिछला वाला भाग होगा, जो राजमहल का, उसमें राजा को क्या करना है, पृष्ठतः कक्षा विभागे स्त्री निवेशा, वहाँ पर स्त्रियों का स्थान बनाना है, यानी वहीं पर स्त्रियों की सुरक्षा के लिए वहाँ पर कमरे बनाने हैं। कहाँ पर, पृष्ठ भाग में। और वहाँ पर और क्या क्या कमरे बनाने हैं, तो बोले गर्भ का, यानी जो प्रसूति होती है, प्रसूति अर्थात जो प्रसव होता है, गर्भ होता है, गर्भ वहाँ पर यानी जो उत्पन्न होते हैं, जो प्रसूति होती है, तो उसका जो कमरा होगा वो भी कहाँ बनाना है, पृष्ठ बनाना। ये भी आपको पूछा जा सकता है। या जो व्याधि हैं, यानी जो रोगी होते हैं, रोगियों के लिए भी कमरा पीछे बनाना है। ठीक है, और वैद्य प्रत्याख्यात, या कोई ऐसा रोगी है कि जिसको डॉक्टर ने भी बोल दिया कि अब हम इसकी कोई जवाबदेही नहीं दे सकते हैं, इसको हम नहीं बचा सकते, अगर कोई ऐसा रोगी है उसका भी कमरा राजा को कहाँ बनाना है, पृष्ठ वाले भाग में। ठीक है, और पृष्ठ वाले में क्या क्या बनाना है, तो बोले वृक्षोदक स्थानम चा, तो इस प्रकार से राजा को पृष्ठ वाले भाग में वृक्ष भी लगाने हैं। वृक्ष वाला स्थान भी, जैसे कि कुछ उद्यान बना सकता है जिसमें थोड़ा बगीचा भी हो, उदक स्थान भी हो और वृक्ष भी हो। ठीक है, तो इस प्रकार से राजा को गर्भ व्याधि वैद्य प्रत्याख्यात संस्था, यानी ये सारे कमरे वहाँ पर बनाने हैं, ये सारे वहाँ पर स्थान बनाने हैं। और बाहर वाले स्थान में क्या बनाना है, उसके बाहर क्या बनाना है, उसके बाहर बोले कन्याकुमारपुरम, उसके बाहर नन्ही मुन्नी प्यारी जो कन्याएं हैं और जो कुमार हैं,
कुमार राजकुमार जो होते हैं उनको भी कहाँ, उनके लिए रूम्स जो होंगे, ठीक है, वो कहाँ बनाने हैं, बाहर बनाने हैं। कन्याओं के लिए और कुमारों के लिए वो बाहर बनाने हैं, ठीक है। उनका जो पुर होगा, यानी कन्या का जो पुर होगा, कुमार का जो पुर होगा, वो बाहर बनाने, ठीक है। और जो आगे क्या बनाना है राजा को, अपने राजमहल के आगे क्या बनाना है, तो बोले आगे से अलंकार भूमि मंत्र भूमि उपस्थानम। आगे से राजा को अलंकार भूमि बनानी है, यानी जैसे ही राजा के महल में कोई प्रवेश करता है तो वहां पर राजा को क्या बनाना है, उसके लिए कहते हैं कि अलंकार भूमि, यानी बहुत ही वेरी वेरी अमेजिंग, वहां पर एक शानदार खूबसूरत सा प्यारा सा वहां पर एक कोई बगीचा बनाना है, अलंकार भूमि बनानी है, ताकि राजा का राजमहल बिल्कुल ऐसे दूर से ऐसे दिखाई दे कि जैसे मानो चार चांद वहां पर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से राजा को अपना जो अलंकार भूमि है वो बनानी है, कहाँ पर, आगे बनानी है। वहीं पर राजा को भूमि उपस्थानम, ठीक है, अलंकार भूमि और मंत्र भूमि भी वहीं पर बनानी है। मंत्र भूमि यानी जो राजा कुछ विचार आदि करते हैं, जैसे बैठक कह सकते हैं हम इसे, ठीक है, जो बैठक होती है, जहाँ पर बैठक बातें चलती हैं, कुछ बातें होती हैं, तो मंत्र भूमि भी राजा को आगे बनानी है, पुरस्ताद बनानी है, ठीक है, उसी के आगे। और कुमाराध्यक्ष स्थानम चा, और राजा को वहाँ पर क्या क्या बनाना है, तो कहते हैं कि वहाँ पर कुमार जो राजकुमार होते हैं या फिर जो अध्यक्ष होते हैं उनके लिए भी कमरे वगैरह जो भी होते हैं वो भी वहीं पर बनाने हैं। कहाँ पर, जहाँ पर कि आपको बताया जो आगे का जो हिस्सा है, आगे का जो भाग है, तो वहीं पर ये सारी चीज़ें बनाने हैं राजा को। तो इस तरीके से राजा को अगले वाले भाग में ये बनाना है, हरी हरी घास से सुंदर सा बगीचा, बाग बगीचा बनाना है, कुमाराध्यक्ष स्थान वहाँ पर बनाना है, मंत्र भूमि वाला स्थान बनाना है, ताकि राजा का राजमहल शानदार खूबसूरत दूर से ही दिखने लगे। और कक्षांतरेषु अंतर्वशिक सैन्यम तिष्ठित, और इसके बाद राजा को कक्षांतरेषु अंतर्वशिक सैन्यम तिष्ठित। अब जो राजा के जो अंतःपुर हैं, जहाँ पर रानियाँ निवास करती हैं, रानियाँ रहती हैं, वहाँ पर राजा को एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पर प्रत्येक रूम में एक सिक्योरिटी गार्ड रखना है। कक्षांतरेषु यानी जो प्रत्येक जो रूम है कक्षाओं के अंतर में, ठीक है, यानी हर कक्ष के बाद में राजा को एक एक सिक्योरिटी गार्ड और एक अंतर्वशिक यानी कंचुकी भी रखना है। कंचुकी यानी जो संदेश वाहक इत्यादि जो करते हैं, तो कक्षांतरेषु अंतर्वशिक वहाँ पर एक रखना है, और सैन्यम तिष्ठेत वहाँ पर एक गार्ड भी रखना है। तो ये सारी बातें बताई इन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण है। जो कौटिल्य अर्थशास्त्र ने यहाँ पर अपने अर्थशास्त्र में राजा के भवन निर्माण को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई हैं। अब आगे देखिए, अंतर्गृह गतः स्थविर, कहते हैं कि जो अंतःगृह है, राजा का जो अंतःगृह है, जब राजा अपने अंतःगृह में प्रवेश कर ले, अब जैसे सपोज राजा अपने अंतःगृह में चला गया, तो अंतःगृह में क्यों जाएगा, अपनी रानी को देखने के लिए। वहाँ पर कौन होता है, उसकी रानी होती है, राजकुमारियाँ होती हैं। तो राजा को अंतःगृह में जाते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि वो स्थविर स्त्री परिशुद्धाम देवीम पश्येत, उसको अपने साथ में अकेला नहीं जाना, बल्कि एक बूढ़ी औरत भी ले जानी है अपने साथ में। अकेला जाने का क्या नुकसान हो सकता है, जब वो अपनी रानी को मिलने के लिए अपने अंतःपुर में जाएगा तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, वो आगे बताते हैं। तो इसीलिए राजा को क्या करना है कि किसी बूढ़ी औरत के साथ में, बूढ़ी स्त्री को लेकर के, जो शुद्ध हो, पवित्र हो, उसको लेकर के उस अंतःपुर में अपनी देवी को देखने के लिए, यानी वहां पर रानी को देखने के लिए जाना है। अगर राजा अकेला जाएगा तो उसका नुकसान क्या होगा, तो यहाँ पर उदाहरण दिया इन्होंने कि नकांचित अभिगच्छेत, कभी भी राजा किसी रानी को देखने के लिए अकेला न जाए, और किसको लेकर के जाए, तो बूढ़ी औरत को लेकर के जाए। और कहा कि यदि अकेला जाता है तो उसका नुकसान क्या है, यहाँ पर बहुत उदाहरण दिए कि देवी गृहे लीनो ही भ्राता, यानी एक बार की बात है, जो भद्रसेन नामक एक राजा था। अब भद्रसेन जो राजा था उसका भाई, ठीक है, देवी गृह में लीन था, यानी भद्रसेन की जो रानी थी वहाँ अपनी भाभी के कमरे में भद्रसेन का भाई क्या था, वहाँ बैठा हुआ था, छिपा हुआ था। और जैसे ही भद्रसेन अपनी रानी को देखने के लिए अपने कमरे पर जा रहा था तो भद्रसेन को उसके भाई ने वहीं पर मार डाला, ठीक है। तो इसीलिए राजा को अकेला नहीं जाना है, बल्कि अपने साथ में एक बूढ़ी औरत भी ले जानी है। तो देवी गृहे लीनो भ्राता भद्रसेनम जघाना, ठीक है। तो उस भ्राता ने, उस भाई ने अपने ही भाई को मार दिया, क्योंकि वो अपनी भाभी के कमरे में बैठा हुआ था। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि राजा अकेला कभी भी न जाए अंदर। और आगे कहते हैं, और भी उदाहरण दिए इन्होंने कि मातुहु सय्या अंतर्गतश्च पुत्रः कारुसम। ऐसे ही एक बार क्या होता है कि माता की सैया में सोया हुआ कोई पुत्र था, ठीक है, और उसने अपने पिता, कारुष नामक एक राजा था, उसका जो पुत्र था उसने वो अपनी माता के सैया कक्ष में गया हुआ था। और जैसे राजा वहाँ प्रवेश करता है तो राजा को जो पुत्र था उसने अपने पिता को वहीं पर क्या कर दिया, मार दिया, कारुष नामक पिता को मार दिया। इसीलिए राजा को अकेला नहीं जाना, टोटली जो कंक्लूजन है इसका, अकेला नहीं जाना है। लाजान मधुनेति विषेण,
अब यहाँ पर कहते हैं और भी उदाहरण दिए इन्होंने। एक लाज होता है, लाज यानी जो धान से बनता है, खाने का विशेष पदार्थ होता है। तो लाजान मधुनेति विषेणा यानी उसमें मीठा, उसमें विष मिला करके और झूठ झूठ कह करके इसमें ऐसा कहना है कि मधु है इसमें, ठीक है, यानी इसमें चीनी वगैरह है। और इस प्रकार से क्या हुआ था, देवी काशीराजम जघाना, ठीक है। एक बार क्या होता है कि कोई काशीराज नामक एक राजा था, वो अपनी देवी को मिलने के लिए अंतःपुर में गया, अपनी देवी को मिलने के लिए उसके कक्ष में गया, और देवी ने क्या किया, एक लाज जो खाने का पदार्थ होता है उसमें विष मिला दिया, जहर मिला दिया, और उसको कहा कि ये तो मीठा है, बिल्कुल मधु से युक्त है, इसको पी लो, इसको खा लो। और उसने जैसे ही खाया तो काशीराज क्या हो गया, मर गया, ठीक है। तो काशीराजम जघाना। और ऐसे ही विष दिग्धेन नूपुरेण वैरंत्यम, और ऐसे ही जो है एक बार विष से नूपुरेण वैरंत्यम, वैरंत्य नामक राजा को भी क्या किया, एक उसकी रानी ने क्या कर दिया, अपने नूपुर से, यानी जो उसके नूपुर होते हैं उसी से मार डाला, विष से विष दे करके। तो ध्यान रखिएगा, ये उदाहरण है, आपको परीक्षा में ऐसा पूछा जा सकता है कि किसने किसके द्वारा मारा, ठीक है। किसने मधु के द्वारा मारा, यानी मधु को मिला करके झूठ बोल करके ऐसा मारा। और आगे कहते हैं मेखला मणिना सौवीरम, और एक और ऐसी ही रानी थी जिसने, यानी सौवीर नामक राजा की एक रानी थी, उसने भी अपने राजा को, अपने पति को मार दिया था मेखला मणि के द्वारा, ठीक है। तो उसने मेखला मणि के द्वारा अपनी रानी को, अपने राजा को मार दिया था। तो ये सारे उदाहरण हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ये परीक्षा में आपको पूछे जा सकते हैं। और ऐसे ही कहते हैं कि जालूथम आदर्सेना, एक रानी थी, उसने क्या किया, जालूथ नामक राजा की रानी थी, उसने अपने पति राजा को क्या कर दिया था, शीशे से मार दिया था। आदर्श यानी दर्पण से मार दिया, यानी शीशा फोड़ करके उसे मार दिया था, उसके सर पर शीशा फोड़ा और वो राजा मर गया, ठीक है। ऐसे ही वेण्याम गूढ़म शस्त्रम कृत्वा देवी विडूरथम जगाना, ऐसे ही एक रानी ने क्या किया, अपनी जो उसकी वेणी होती है, यानी उसके जो बाल होते हैं उसमें पिस्टल या जैसे कोई हथियार लेकर के, चाकू रख करके छिपा दिया। और जैसे राजा उसे मिलने गया तो उसने क्या किया, अपने विडूरथ नामक एक राजा था, उसकी जो रानी थी, उस रानी ने अपने विडूरथ नामक राजा को मार डाला। तो इस प्रकार से राजा को टोटली इसका जो कंक्लूजन निकला, राजा को चाहिए कि वो कभी भी अपनी रानी को मिलने के लिए अंतःपुर में अकेला नहीं जाएगा। अंतः गृह गतः स्थाविर स्त्री परिशुद्धाम देवीम पश्येत, तो उसको अपने साथ एक बूढ़ी या कोई शुद्ध पवित्र, ठीक है, जो बिल्कुल अच्छे न्याय करने वाली हो, उसको वहाँ ले जाना है, ठीक है। तस्मात् एतानि आस्पदानि परिहरेत्, इसीलिए राजा को इन सभी से क्या करना है, परिहार करना है, इन सभी का ध्यान रखना है। ये जो आस्पद है इनसे अपने को बचाना है। और इसके बाद ये चैप्टर अंत होने वाला है इसका। तो मुंड जटिल कुहक प्रतिसंसर्गम बायाविश्च दासीभिः प्रतिषेधयेत्। अब कहते हैं मुंड जो होता है, ठीक है, जटिल जो होता है, अब राजा को क्या करना है, इनकी सुरक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, ताकि वो रानी के द्वारा उसकी रानी उसे मार न डाले, राजा को इसके लिए क्या करना है कि कभी भी जो उसके मुंड होते हैं, जो जटिल होते हैं, ठीक है, यानी जो बड़े बड़े जो इनके बाल होते हैं या जिनके बाल ही नहीं होते, जो गंजा होते हैं, मुंड होते हैं, जो जटिल होते हैं, या जो कुहक होते हैं, कुहक भी एक प्रकार के विशेष कर्मचारी होते हैं, विशेष प्रकार के लोग होते हैं। तो जो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, जटी होते हैं, कुहक होते हैं, धूर्त जो कुहक होते हैं, ठीक है, इन सभी को राजा कभी भी अपनी रानी को मिलने के लिए न जाने दे, ठीक है। हो सकता है ये राजा की रानी को मिलने के लिए जाएं तो राजा इनको वहाँ जाने ही न दें, क्योंकि अगर वहाँ जाएंगे तो हो सकता है फिर वहाँ कुछ गलत हो जाए, और फिर राजा अगर वहाँ मिलने जाएगा तो इस राजा क्या हो जाएगा, राजा का ही क्या हो, वहाँ पर वध हो जाए। इसीलिए राजा पहले से ही सिक्योरिटी कर दे कि वहाँ पर किसी मुंड को न जाने दे, जटिल को न जाने, धूर्त को न जाने दे, प्रतिसंसर्गम यानी इनका प्रतिसंसर्ग वहाँ न करे। उनके साथ में अपनी जो बायाबिश्च दासी भी, यानी उसकी जो दासी हैं, जो रानी हैं, उनके साथ में कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति को न जाने दे अंतःपुर में, ठीक है। प्रतिषेध यानी उनका प्रतिषेध करे। न चेना कुल्याः पर्श्येयुः अन्यत्र गर्भ व्याधि संस्थाभ्यः, और केवल इन्हीं को नहीं बल्कि जो इन रानी जो हैं, राजकुमारियां जो हैं, उनके जो कुल्य हैं, यानी उनके जो कुल के लोग हैं, उनके जो कुटुंब के परिवार के लोग हैं, वो भी इन रानियों को मिलने के लिए न जाएं, वो भी न जाएं। केवल कब जा सकते हैं, गर्भ, जब इनकी गर्भावस्था हो, प्रसूति हो रही हो, या फिर कभी रोग हो, तो केवल रोग अवस्था में या फिर गर्भ अवस्था में जा सकते हैं मिलने के लिए। बाकी अन्य अवस्था में राजा
इनके रिश्तेदारों को भी, यानी कहने का मतलब इनके जो कुटुंब परिवार के जितने भी लोग हैं उनको भी मिलने के लिए रानी को न जाने दे, ठीक है, वहां पर किसी को भी मिलने के लिए ना आने दे, ताकि राजा सेफ रहेगा। रूपा जीवाह, राजा की रानी भी सेफ रहेगी और राजा भी सेफ रहेगा, ठीक है। रूपा जीवाह स्नान प्रघर्ष शुद्ध शरीराह, और जो रूपा जीव होते हैं, रूपा जीव का मतलब है जिनका रूपः एवं आजीवः येषान्ते रूपा जीवः यासान्ताः रूपा जीवः, यानी जो वैश्याएं होती हैं जिनका रूप ही जीवन होता है, यानी अपने रूप से ही वो खाती हैं। तो रूपा जीव जो होती हैं, वैश्याएं जो होती हैं, वो बोले स्नान प्रघर्ष शुद्ध शरीरा, जब वो स्नान कर लें, अपने शरीर का घर्षण कर लें, जो मल आदि होता है उसको खूब मल कर लें, उस पर खूब मलहम वगैरह, यानी जो भी उनका शरीर का जो उनको ब्यूटी जो करनी है वो सारे करके जब वो वैश्याएं परिवर्तित वस्त्रालंकार हो जाएं, यानी अपने वस्त्रों को बदल करके अच्छे ढंग से कपड़े पहन करके अलंकार भूषण आभूषण ग्रहण करके जब वो ग्रहण कर लें, तभी राजा को वो वैश्याएं देखें, इससे पहले ना देखें। ऐसे नहीं कि वो किसी भी गलत अवस्था में राजा को देखने लग जाएं, तो ऐसा ना करे वो भी, ठीक है। कौन? रूपा जीवा, जो वैश्याएं हैं वो राजा को कभी भी ऐसे ही सीधे ना देख लें, बल्कि पहले स्नान कर लें, अपने शरीर का घर्षण कर लें, उसके बाद ही राजा को देखें, इससे पहले ना देखें, ठीक है। और आगे कहते हैं आशीतिकाः पुरुषाः पंचाशतकाः स्त्रियः, यानी 80 उम्र वाले पुरुष, यानी जो जिनकी उम्र 80 साल हो गई है, ऐसी आशीतिक जो पुरुष हैं, और जो 50 यानी 50 साल वाली जो स्त्रियां हैं और 80 साल वाले जो पुरुष हैं, ऐसे 50 साल वाली स्त्रियां व माता पितृ व्यंजना, ये क्या करेंगे? माता और पितृ के रूप में राजा के क्या होंगे? सहायक होंगे, राजा के रक्षक होंगे। यानी राजा की रक्षा करने के लिए राजा क्या करेगा? 80 साल वाले पुरुषों को अपने माता पितृ व्यंजन के रूप में उनको स्थापित करेगा, और 50 साल वाली स्त्रियों को क्या करेगा? वहां पर नियुक्त करेगा, ठीक है। और क्या करेगा? स्थविर वर्ष वराभ्यागारिकाश्च वरोधानाम शौचा शौचम विद्युः, ठीक है। या देखिए 80 साल वाले जो पुरुष होंगे या 50 साल वाली जो स्त्रियां होंगे, और ये माता पितृ के रूप में क्या होंगे? गुप्तचर व्यंजन टाइप के होंगे, ठीक है। यानी व्यंजन का मतलब है आप सभी को पता, व्यंजन अर्थात गुप्तचर। और फिर स्थविर वर्ष वराभ्यागारिक, अर्थात जो बूढ़ी कोई स्त्री हो, स्थविर हो, वर्षवर हो, यानी वर्षवर का मतलब होता है जो किन्नर होते हैं, नपुंसक होते हैं, ठीक है। तो वर्षवर हो, या फिर आभ्यागारिक हो। आभ्यागारिक का मतलब है जो विशेष प्रकार का एक सत्कार करने वाला जो होता है, आभ्यागारिक हो। ये क्या करेंगे? अवरोधानाम शौचा शौचम विद्युः, ये क्या करेंगे? जो अवरोध, जो राजा की रानियां हैं जिनको रोका गया है बाहर जाने से, जो अवरुद्ध हैं, राजा की रानियों को क्या कर दिया गया है? उनको कहीं बाहर नहीं जाना है, उनको कोई मिलने नहीं आएगा, केवल गर्भावस्था में आ सकता है और केवल रोग की अवस्था में आ सकता है, बाकी कोई वहां मिलने नहीं जाएगा। जिनको अवरोध कर दिया गया, ऐसी जो रानियां हैं, ऐसी जो राजकुमारी हैं, बोले उनकी शुद्धि अशुद्धि को, यानी उनका व्यवहार कैसा है, वो क्या कर रही हैं अंदर, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इन सबको कौन जानेगा? तो उसके लिए बताया 80 साल वाले जो पुरुष होंगे, यानी जो बूढ़े हो चुके हैं, और जो 50 साल वाली स्त्रियां, यानी ये तो बूढ़े हो चुके हैं तो इनका तो कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या करेंगे? माता पितृ के रूप में वहां पर उनकी देखभाल करेंगे, उनको देखेंगे, इनको व्यवहार को देखेंगे, राजा की रानियों का व्यवहार देखेंगे, वहां पर अंतःपुर में क्या क्या कर रहे हैं, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। या फिर कोई बूढ़ा होगा, कोई वर्षवर होगा, नपुंसक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी लोग होंगे, आभ्यागारिक सत्कार करने वाला जो व्यक्ति होगा, तो ये सभी क्या करेंगे? रानियों का व्यवहार देखेंगे, शौचा शौचम विद्युः। और स्थापयेश्च स्वामी हिते, और क्या करेंगे? स्वामी के हित के लिए उन सभी को समझाएंगे, स्थापित करेंगे, उनको बताएंगे कि आप सभी को स्वामी का हित चाहना है, आप सभी को स्वामी का ध्यान रखना है, अपने राजा का ध्यान रखना है। और इस प्रकार से स्थापयेयुश्च स्वामी हिते इति विधिलिंगी स्थापयेयु इति बहुवचनान्त प्रयोगः। तो इस प्रकार से अब आगे एक श्लोक है, 2 श्लोक हैं इसके, इन 2 श्लोकों के माध्यम से इस प्रकरण का अंत हो जाता है। उपांतिम यह प्रकरण था। इसके बाद आत्मरक्षितकम नामक बहुत ही अंतिम जो प्रकरण है, बहुत ही आवश्यक है, आप सभी को जानना है उसे। अब यहाँ पर कहते हैं स्वभूमो च वसेत् सर्वः परभूमो न संचरेत् न च बाह्येन संसर्गम कश्चिद आभ्यन्तरो व्रजेत्। कहते हैं स्वभूमो, यानी अपनी ही भूमि में
हर व्यक्ति, राजा के महल में जो भी व्यक्ति है, जो भी कर्मचारी है, वो अपने ही स्थान में रहे, कोई भी किसी के स्थान में न जाए। यानी जिसको जो कमरा दिया गया वो अपने ही कमरे में रहे। बाकी घूमना वगैरह जो अलग चीज़ें वो अलग हैं, लेकिन अपने कमरे से दूसरे के कमरे में बिना अनुमति लिए कोई भी न जाए। स्वभूमो च वसेत सर्वः, यानी सर्वः अपि लोकः सर्वः अपि जनः स्वभूमो एव वसेत निर्वसेत इत्यर्थः इति भावः। यानी अपनी ही भूमि में निवास करे, ठीक है, किसी की परदेश में, किसी पर भूमि में न जाए। और पर भूमो न संचरित, वो किसी भूमि में न संचरण करे। कहीं वो दूसरे के कमरे में घूम रहा है, कहीं वो महारानी के कमरे में घूम रहा है, कहीं वो राजकुमारी के कमरे में घूम रहा है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं घूमना है। तो राजा को इन सभी बातों का ध्यान रखना है। न च बाह्य न संसर्गम कश्चित आभ्यंतरो वृजित, और बाहर का कोई व्यक्ति अंदर ना आए, और अंदर का कोई आभ्यंतर व्यक्ति बाहर किसी के साथ कोई संसर्ग न बना दे। यानी कहीं बाहर किसी व्यक्ति के साथ कोई अफेयर चल रहा है, ठीक है, या किसी के साथ कोई ऐसा संसर्ग हो गया है, तो ऐसा इन सभी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद कहते हैं न च बाह्य न संसर्गम कश्चिद आभ्यंतरो व्रजेत। अब इसके बाद कहते हैं सर्वम चावेक्षितम द्रव्यम निबद्धागम निर्गमम निर्गच्छेद अधिगच्छेद व मुद्रा संक्रांत भूमिकम। अब इसके बाद कहते हैं कि राजा को चाहिए कि वह सर्वम चावेक्षितम द्रव्यम, जो राजा का जितना भी धन है, जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी संपदा है, अर्थ संपदा हो सकती है, धन संपदा हो सकती है, या जो भी राजा के पास संपत्ति है, नाना प्रकार की संपत्ति होती है, तो राजा अपनी सभी संपत्तियों का क्या करेगा, आवेक्षण करेगा, पर्यवेक्षा करेगा, देखेगा, उसे अच्छे ढंग से निरीक्षण करेगा, परीक्षण करेगा, अपने धन को देखता रहेगा कि मेरा धन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। तो निबद्धागम निर्गमम, कौन आ रहा है, यानी कहाँ से मेरे को धन आ रहा है, कहाँ मेरा धन जा रहा है, इन सभी को अच्छे ढंग से देखेगा कौन, राजा, ठीक है। और अंत में कहते हैं निर्गच्छेद अधिगच्छेद वा, यानी जो धन राजा के यहाँ से जा रहा है बाहर, या जो आ रहा है, ठीक है, उन दोनों पर राजा को एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि अपनी मोहर लगा देनी है। मुद्रा संक्रांत भूमिकम, यानी अपनी मोहर उस पर छाप देनी है, जो बाहर जा रहा है, जो अंदर आ रहा है, दोनों पर मुद्रा संक्रांत भूमिकम, यानी मुद्रा संक्रांत के द्वारा भूमि होना चाहिए, उसके द्वारा उस पर छपा जाना चाहिए। राजा की मोहर होनी चाहिए कि फलाने राजा के देश में ये धन गया, ये अर्थ गया, ये वहाँ पर प्रोडक्ट गया, ये, ठीक है, ये सारी बातें राजा को ध्यान रखनी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उस देश को ये दिया गया, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वकालिक आधिकारिक रूप से वहाँ पर एक मोहर होनी चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया। अब यही इस अध्याय में, इस प्रकरण में बातें थी। यह इति विनयाधिकारी के प्रथमाधिकरणी निशांत प्रणिधि नामकः ऊनविंशो अध्याय, ठीक है। तो ये निशांत प्रणिधि नामक, ठीक है, ऊनविंश यानी 19वां अध्याय है। अध्याय के आप विशेष ध्यान न रखें, बल्कि प्रकरण को विशेष ध्यान रखें। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण था, बहुत ही आवश्यक था आज का यह प्रकरण। मुझे उम्मीद है ये सभी बातें आप अच्छे ढंग से समझ चुके हैं, और कोई भी अगर आपको प्रश्न संदेह है तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये 16वें नंबर का प्रकरण या 17वें नंबर का प्रकरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, आप सभी को अच्छे ढंग से समझने हैं। इसके बाद मैं आप सभी को बता दूं, ये जो अर्थशास्त्र नामक कौटिल्य के द्वारा अद्भुत प्रवीण शास्त्रज्ञ, मर्मज्ञ विद्वान, राजनीति शास्त्रज्ञ, कुशल प्रवीण विद्वान और एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलोत्पन्न कौटिल्य अद्भुत ब्राह्मण रहे हैं, और इनकी जो गौरव महिमा आज भी हमारे देश में अत्यंत प्रसिद्ध है। तो आप सभी भी इनको जरूर देखिएगा, इनके जीवन चरित्र को पढ़िएगा। तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है, इसमें विनयाधिकारी में टोटल जो आप सभी जानते हैं 17-18 इसमें प्रकरण है, और उन सभी प्रकरणों को हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। अब एक अंतिम प्रकरण है जिसका नाम है आत्मरक्षितकम। उसमें राजा बताएंगे कि अपनी रक्षा राजा को कैसे करनी है। बोले पहले अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, फिर ये सभी आपने गाड़ियों में लिखा हुआ देखा होगा, तो वही चीज राजा बताएंगे, राजा के बारे में कौटिल्य। तो निशांत प्रणिधि को आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। सो फाइनली मैं आप सभी को रोज की तरह बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर जाकर के अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दे सकते हैं, तैयारी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, नई सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं, और निसंदेह जो सफलता है वो आपके कदमों में आएगी, और 4 चांद आपकी सफलता में लगने वाले हैं। तो आप बिल्कुल वेबसाइट पर जाइएगा, गूगल पर टाइप कीजिए और वेबसाइट पर जाइए एंड यूज़ कीजिए। उसमें जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारे मटेरियल वहाँ पर पड़ा हुआ है, उसका लाभ लीजिएगा। तो आज की कक्षा में आप सभी को विषय स्पष्ट हो गया होगा। आप सभी का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से एक बार फिर से धन्यवाद।